हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड क्लासेस पर। तो आज आप देखेंगे, देखो अभी आपको बताया कि एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 4 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 4 नवंबर और ये लगभग 8 नवंबर तक चलेंगे। 3-4 दिन इसके पेपर हो रहे हैं और एक दिन में 3 शिफ्ट लग रही हैं। तो कल जो 3 शिफ्ट लगी थी उनमें जो बच्चे, जो भाई, जो दोस्त एग्जाम दे के आए, उन्होंने जो क्वेश्चन भेजे हैं मैं उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, जो मतलब पेपर में आए हैं क्वेश्चन और जो पेपर दे के आए हैं, उनको जो भी उनकी मेमोरी में थे क्वेश्चन, उन्हें याद थे, उन्होंने भेजे हैं, उन्हीं का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अगर आप मान लो पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये वीडियो देख के ये पता चल जाएगा कैसा पेपर आ रहा है, पेपर का लेवल थोड़ा पता चल जाएगा। देखो, हमें पेपर में क्वेश्चन वही याद रहता है जो या तो जो सबसे टफ बने या सबसे इजी बने, है ना। कुछ कुछ याद रहता है तो वही क्वेश्चन भेजिए। ये इनमें ये मत मानना कि एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी बुक से डाला या अपने मन से बना के डाला। इसमें हर एक क्वेश्चन वो है जो पेपर में आया है। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको मैथ के जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये है, उसने जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो उसने पूछा भाई मेरे, cos 15 का मान क्या होगा। cos 15 डिग्री का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, cos 15 अंश का मान किसी को याद होता है लेकिन किसी को याद नहीं होता। cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखो एक मिनट, ये कुछ हिल तो नहीं गया, चलो क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं cos 15 का मान आखिर निकालते कैसे हैं। तो देखो आपको बताया कि क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, cos 30 + 15, नहीं 45 - 30, ये नहीं लिख सकता 45 - 30। क्यों, देखो आप 45 में से अगर 30 घटाओगे तो कितना बचेगा 15। आप फिर ये नहीं, आप ये भी लिख सकते हो 60 - 45। देखो 60 में से 45 घटाओगे फिर भी कितना आएगा 15। तो जो मर्जी हो आपको वही लिख लो। तो मैंने ये लिख दिया। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि cos A - B बराबर होता है, जो फॉर्मूला वो होता है cos A इंटू में cos B प्लस sin A इंटू में sin B। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का। तो चलिए लगाओ यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, cos A यानी 45 डिग्री इंटू में cos B, cos 30 प्लस sin A इंटू में sin B। ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, cos 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान √3/2। क्या होता है √3/2 प्लस cos sin 45 का मान 1/√2 इंटू में sin 30 का मान 1/2। तो चलिए ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/2, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, प्लस ये हो जाएगा 1/2√2। अगर इसकी आप फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2/√2 और √3 + 1। ठीक है, ये आपका cos 15 का मान होता है। ठीक है भाई मेरे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो पहला क्वेश्चन आपका ऐसा अच्छा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन जो लोग ये चीज़ बनाने नहीं जानते उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ और अगला क्वेश्चन देखिए। चलो तो ये नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो भाई मेरे, वो देखो अगला क्वेश्चन आपको कितना इजी आया। अगर आपको परसेंटेज थोड़ी सी भी आती होगी ना, थोड़ी सी, तो आप इसे तुरंत कर लोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, आप एक काम करना, वीडियो पास करना, पहले खुद करके दिखाना। तो दूसरा क्वेश्चन भाई जो है वो आपका ये आया कि 5.6 को प्रतिशत में बदलिए। किसमें, प्रतिशत में बदलिए। देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हलवा क्वेश्चन है कि नहीं। कैसे बदलेंगे, देखो भाई मेरे 5.6 है, तो बता प्रतिशत। देखो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। कितने का गुणा करना पड़ता है, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर तो दिख रहा है, चमक तो नहीं पड़ रही, नहीं पड़ी, मस्त है। ठीक है, 5.6। आपको बता, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, क्या हटाऊंगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे चेंज करना है प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितने से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। तो 56 × 10 आपका कितना हो गया, 560%। 100% का मल्टीप्लाई करते हैं तो 560% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भाई मेरे वो ये है आपका, हाँ भाई अगला क्वेश्चन पूछा है 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। 28 और 42 का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। अभी एक क्वेश्चन और मस्त था, वो और कराऊंगा। ठीक है, 28 एंड 42 का एलसीएम हमें निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, तो ऐसे आप जानते हो एचसीएफ वो संख्या होती है जिससे ये दोनों संख्या कट जाए, और एलसीएम वो संख्या होती है जिसे ये दोनों काटती हों। ठीक है, तो भाई मेरे देखना, और नहीं तो छोटा वाला तरीका छोटी क्लास में जो पढ़ा है, 28 ही फैक्टर कर लो, 42 के फैक्टर कर लो, और जो आए, जो कॉमन आ जाए वही आपका आंसर हो जाए। जैसे 28 का आप जानते हो 4 सत्ते 28 होते हैं, है ना, और इसके क्या होते हैं, 6 सत्ते 42 होते हैं। तो क्या चीज़ कौन मिली, 7 कौन मिल रही है, और
इसके मैं फैक्टर करूँगा तो 2 गुणा 2, 3 के इसके करूँगा तो 2 गुणा 3, ये 2 और कौन मिला है, यानी सीधे से इसमें क्या कौन मिल जाएगा 2 गुणा 7, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, और नहीं तो आज आराम से पता चल रहा 14 दूनी 28, 14 तीन 42, तो जिससे ये दोनों संख्या करती है वही आपका क्या हो जाता है एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे कोई संख्या बताओ जिसे ये दोनों काट रही हो, क्या कर रही हो, काट रही हो, तो आप कहोगे 28 दिए 84, 42 दूनी 84, 84 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। नहीं तो आप एक कम कर लेना 28, 84, ऐसे तो काटना जानते होगे तो निकाल लेना। ठीक है, ये 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है यार, देखते टिक करोगे इन्हें। अगला क्वेश्चन और अच्छा है, ये चीनी वगैरह मूल्य वगैरह कुछ कुछ कर रहा है ना खर्चा, तो अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, जिसे हम थोड़े अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी रीजनिंग करेंगे। तो आपको पता है बाई ग्रुप में रीजनिंग आती है, नेवी के पेपर में थोड़ी थोड़ी रीजनिंग आती है ना, और एयरफोर्स के ग्रुप में तो एडवांस मैथ आता है ना, उसमें ये मैथ तो आता नहीं है। तो ये भाई श्योर है कि अब मैं जो क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ वो बाई ग्रुप का होगा। तो चलिए देखें, मैं आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन लगा रहा हूँ। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, है ना, मस्त सा क्वेश्चन है, पर लेकिन देखो अगर आप कर लेते हो तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा तो आपके लिए कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो समझ लो आपके लिए बहुत टफ बनने वाला है। तो देखो भाई क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण कितने प्रतिशत खपत कम कर दी जाए कि खर्चा ना बढ़े। मान लो देखो क्वेश्चन भाई ये कह रहा है, एक व्यक्ति है वो मान लो कि 100 रुपये की चीनी लेके आता था, एक महीने पे 100 रुपये की चीनी लेके आता था, मतलब तब उस चीनी का जो खर्चा था वो 100 रुपये था। अब वो चीनी थोड़ी बढ़कर महंगी हो गई, उसने चीनी थोड़ी बढ़कर महंगी होगी, कितनी होगी 25% बढ़ गई, यानी 100 रुपये पे 25 रुपये बढ़ गए। अब कितने की आ रही है 125 की। अब वो चाहता है कि नहीं हम तो सिर्फ 100 रुपये ही खर्च करेंगे, हम सिर्फ 100 रुपये ही खर्च करेंगे, हम 1 रुपया बढ़ती खर्च नहीं करेंगे। तो वो कह रहा है कि खपत कितनी कम कर दी जाए, खपत मतलब चीनी खाना थोड़ा कम कर दी जाए, चीनी को खाना कम कर दिया। अब कितनी कम की जाए, तो वो किस में हमें ज्ञात करनी है, प्रतिशत में, किस में, परसेंटेज में ज्ञात करनी है। तो जरा देखना भाई, पहले चीनी आती थी 100 रुपये की, ठीक है, कब पहले, अब कितने की आती है, अब आती है भाई मेरे 125 रुपये की, है ना। तो देखना कितने रुपए बढ़ गए जरा बताना, तो आप कहोगे 25 रुपये बढ़े हैं। अब बढ़कर हो कितने गए, तो आप कहोगे पहले चीनी 100 रुपये की आती थी, लेकिन अब 125 की आती है। कितने की आती है 125 की आती है। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे 100% का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 25 का 25 और 25 पंजे 125, और 5 से 100 काटोगे तो कितने बार कट जाएगा 20 पंजे 100, यानी आपका आंसर आएगा 20%। ठीक है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन 25/125 इंटू 100, 25 पंजे 125, 5 से 100 कट जाएंगे 20%। इससे आप एक और तरीके से बना सकते हो, देखो कि भाई मेरे 25% बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 25%, और 25 को अगर प्रतिशत में बदलोगे तो प्रतिशत हटता है तो 100 का भाग होता है, 25% लगाते हैं तो 100 का गुणा होता है। तो भाई हमने 25 को हटाया, प्रतिशत को हटाया, तो ये हो गया 25 का 25, 25 चौक 100 नहीं 1/4, 1/4। इसका मतलब ये है कि देखो 25% की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है वृद्धि, यानी भाई मेरे कि 4 रुपये चीनी का मूल्य है, ठीक है। अब बढ़कर कितना, अब कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 4 रुपये पर 1 बढ़ गया। तो मान लो पहले जो मूल्य था चीनी का वो कितना था 4 रुपये था, अब 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया, बताओ कितना हो गया होगा, आप कहोगे 5 हो गया। पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5 हो गया। तो बताना पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया, कितना बढ़ा इसमें 1 बढ़ा भाई। अब बढ़कर हो कितना गया, तो आप कहोगे 5 हो गया। परसेंटेज में बदलने के लिए 100% का गुणा, काट दो 20 बार, क्या आ जाएगा 20%। और आप ये देखो 25% का क्या होता है 1/4, 1/4, तो बढ़कर 4 से 5 हो गया, 1 यूनिट का डिफरेंस आया है, और कितना हो गया 5, 1/5 इंटू में 100। अगर वो कहता है ये भी ये कह देता कि 20 भाई मेरे 25% की कमी हुई है, 25% की कमी है, तो आप कैसे करते हैं 4 रुपये 1 कम हो गया, 1 कम हो गया, यानी अब कितने की आ रही है 3 की। तो कितना कम होगा, आपको 1 कम होगा। अब कम होकर हो कितना गया, तो 3 हो गया। परसेंट बदलने के लिए 100% का गुणा, ये इसका आंसर आता 33 सही 1/3%। ठीक है, तो कुछ भी कह दे हम छोड़ेंगे नहीं इसे, है ना। तो आप देख रहे हैं एयरफोर्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, नेवी बाई ग्रुप, एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, एक एक्स ग्रुप होता है, एक बाई ग्रुप। पेपर देते हो तो ये तो जानते होगे। अगला क्वेश्चन भाई मेरे आपका ये है, मैथ क्वेश्चन ये हो चुके हैं, है ना। एक क्वेश्चन आप पूछा, बहुत ईजी क्वेश्चन यार, है ना। ये था sin 30 का मान क्या होता है,
सब बच्चा बच्चा बता देगा गली का, अगर उसने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो कि sin 30 का और भाई मेरे 1/2 होता है ना। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो उसके लिए मैं पहले ऐसे हटा दूँ तब मैं आपको रीजनिंग की तरफ लेके चलता हूँ। रीजनिंग आप जानते होगे है ना। तो भाई अगर आप मान लो एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या जिसका कल परसों में पेपर है, तो भाई मेरे इन क्वेश्चन को जरूर देख ले। इससे क्या उनको पता चल जाएगा कि इस बार इनके पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो अगला जो अब मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराता हूँ। तो रीजनिंग में क्वेश्चन आपका पहला ये पूछा गया था, सीरीज से पूछा गया। अगर मान लो कि भाई मेरे 3:24 समान अनुपात 5, और यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। ये सीरीज से क्वेश्चन आया, यानी वो ये कह रहा है कि 3 और 24 में इस प्रकार संबंध है, इसमें इस प्रकार संबंध है कि 3 के बाद 24 आ रहा है, 3 के बाद कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो बताओ 5 के बाद कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन है। तो आपको देखो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जैसे ऑप्शन आपको दिए गए हो। तो चलो मैं आपके दोनों ही तरीके, मेरे दिमाग में 2 तरीके आ गए, तो मैं दोनों ही तरीके से आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। तो चलो देखो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि देखो भाई मेरे जरा देखना, मैं अगर इसमें ये देखूं कि 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 24 आया है, तो आपको 3 में अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए, 8 से गुणा किया है, तो कितना आएगा 24। तो 3 8 24। तो आप क्या करो, 5 में 8 का गुणा कर दोगे। अगर आप 5 में 8 का गुणा कर दो कितना आया, 5 40, यानी किसका आंसर कितना हो जाएगा 40। एक तो तरीका ये, अगर आपका ऑप्शन में 40 आया तो यही आंसर होएगा। अगर मान लो आपका ऑप्शन में 40 नहीं आया तो एक और तरीका है। दूसरा तरीका ये कि भाई मेरे देखना, अगर मैं 3 का क्यू करूं, कितना करूं 3 का क्यू, तो 3 का क्यू कितना होता है 27। 3 का क्यू उतना, 3 का क्यू कितना होता है 27 होता है। और उसमें से मैं 3 घटा दूं, क्या करता हूं 3 घटा दूं, तो 3 का क्यू 27 में 3 घटाओ कितना आएगा 24, ठीक है। 3 से 24 इस प्रकार भी बन रहा है कि 3 का क्यू करें, उसमें से 3 ही घटा दें 24 आएगा। तो इसी प्रकार इसका क्या करोगे, 5 का क्यू करोगे और इसमें से 5 ही घटा दोगे, तो 125 में से अगर 5 घटाओगे तो आ जाएगा 120। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आंसर ये वाला होगा कि ये वाला, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन दिखा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई सीरीज का पहला क्वेश्चन था। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरी ये है, चलो पहले सीरीज का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है आपका सीरीज में। लो भाई क्वेश्चन ये है 11 22 25 50 53। 11 22 25 50 53। तो बताओ अगला टर्म क्या आ रहा होगा, इस जगह क्या आएगा, ये पूछ रहा है वो। ये भी एक सीरीज से क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, देखो कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सा फंडा है। आपको दिख रहा होगा कि भाई मेरे देखो 11 से क्या हो रहा है 22, 2 का गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है 2 का गुणा हो रहा है। 11 से 22 बन रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। ऐसे 25 से 50 बन रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। 11 से 22 बन रहा है, 11 दूनी 22। 25 से 50 बन रहा है, 25 दूनी 50। ऐसे 53 से क्या बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 106 बन जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये रीजनिंग है थोड़ी सी। इसमें देखो अब ये नहीं कि इसमें ये एसएससी का पेपर तो है नहीं जो टफ बनाए जाएंगे, इजी क्वेश्चन आते हैं ना, जिसे हम रागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बायोग्राम में, रागा। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है रागा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई मेरे ये दिया हुआ है आपका, देखना पहले मैं इसे साफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है ना, पर है इजी। इसमें एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सब इजी हैं भाई मेरे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ऐसे दिया है, अगर 16 में भाग लगाया जाए 4 का, तो आपका आंसर आता है 44। कितना आता है 44। अब ये तुम अपना सेंस मत लगाना कि 16 में 4 का भाग लगाएं 44 कैसे आएगा। भाई ये क्वेश्चन दिया है ना, उसने ये कहा अगर हम 16 में भाग लगाएं 4 का तो आंसर इतना आता है, ठीक है। ऐसे अगला दिया है, अगर 21 में भाग लगाएं 7 का, तो आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। 81 में 9 का भाग लगाया जाए तो आपका कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। अगर 55 में 5 का भाग लगाया जाए तो कितना आएगा, ये पूछा उसने। ये 3 उसने हमें रिलेशन दे दिए, इसकी सहायता से हमें चौथा रिलेशन निकालना है। तो आप अपना दिमाग में लगाना कि 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 आएगा, 7 का भाग 21 में तो 3 आएगा, 9 का भाग 81 में तो 9 आएगा, 5 का भाग 55 देंगे तो 5 आना चाहिए। 99 33 44 कैसे आएगा। तो ये मत सोचो, बस इतना सोचो, हमें ये रिलेशन दिया है ना। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, अगर मैं 4 का भाग दूँ 16 में तो 4 आता है, और 4 को कितनी बार लिख दिया, इसने डबल बार लिख दिया। 7 का भाग 21 में को 3 बार जाता है, 3 को इसने डबल बार लिख दिया। 9 का भाग 81 में को 9 बार जाता है, इसने 9 को डबल बार लिख दिया। 5 का भाग 55 में दूंगा कितने बार जाएगा। हाँ भाई बोलो कितना बार जाएगा, 11 बार।
तो 11 को मैं डबल बार लिख दूंगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन तो सही है ना। सही है यार, है ना। 5 का भाग 55 में कितने बच जाएगा? अरे यार 5 नहीं है यहाँ, 11 है। मैं सही कर रहा हूँ। तो ये बताओ 11 का भाग तुम 55 लोगों कितने बच जाएगा? आपको 5 बच जाएगा, बस 5 को डबल बार लिखना है। ठीक है, 5 को कितने बार लिखना है? डबल बार। ठीक है, मिस्टेक हुई थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन भाई ऐसा आपका ऐसा है, अब थोड़ी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एक और सीरीज का क्वेश्चन है, एक और है 4 16 करा तो नहीं दिया मैंने, ये ऐसा था 4 से 16 बन रहा है, तो बताइए 7 से क्या बनेगा? 7 से क्या बनेगा? मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था, ये वाला कराया था, कहाँ गया? 3 से 24 और 5 से क्या बन रहा था? 40 और 120 है ना। तो सेम टू सेम ऐसा यही है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसे 4 में 4 का गुणा करूँ तो 16 आ रहा है, इसे 7 में 4 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? तो आपको 28 आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये थे भाई आपके सीरीज क्वेश्चन। अब हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए पहला पता है हमें, जिन लोगों ने अभी तक रीजनिंग पढ़ी नहीं है तो उन्हें थोड़ी सी मेहनत करके ABCD में ये याद करना पड़ेगा, P कौन से नंबर पे आता है, Q कौन से नंबर पे आता है, U कितने नंबर पे आता है, H कितने नंबर पे आता है, K कितने नंबर पे आता है, ये भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका ये, अगर मान लो कि RTU को लिखा जाता है SUW, RTU को SUW लिखा जाता है, तो जरा बताइए CEF को क्या लिखेंगे? CEF को क्या लिखेंगे, ये पूछा है। तो जरा देखना, आपको बता R18 पे आता है, T20 मैच होता है 20 पे आता है, U 21 पे आता है, U गिव मी 21, तो 21 पे आता है। U कितने पे आता है? 21 पे आता है। ठीक है भाई, अब जरा देखना, S आपका 19 पे आता है, U 21 पे आता है और W आपका 23 पे आता है। कितने पे आता है? 23 पे आता है। तो आप क्या करोगे? तो करो, तो देखना 18 से ये कितना हो रहा है? 19 प्लस 1 जुड़ रहा है, 20 से ये कितना हो रहा है? 21 प्लस 1 जुड़ रहा है, 21 से ये कितना हो रहा है? 23 है। SUW लिखाया ना, SUW नहीं है भाई, V है। क्या है? V है। चलो हम W अपनी तरफ बना लिया, नहीं सॉरी बनाना नहीं है, क्वेश्चन में जो है वही देंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में आया क्वेश्चन। तो U से क्या हो रहा है? V बन रहा है। 21 से U अब जो आपको V होता है वो 22 होता है, तो इसमें कितना हो रहा है भाई? +1 हो रहा है। तो आप क्या करोगे? इसमें +1 करोगे। C भाई आपका 3 होता है, E 5 होता है, F आपका 6 होता है, 3 5 6, तो आप क्या करोगे? 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 पे आपका क्या आता है? D। क्या आता है? D। E में 1 जोड़ोगे, E आपका 5 है, 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 पे क्या आता है? F फिक्स 6। ठीक है, और F है 6 पे, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो 7 पे क्या आता है? G 7। ठीक भाई मेरे, ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन मैं आपको एक और देता हूँ, एक और ऐसा क्वेश्चन था यार, हाँ ये है मस्त क्वेश्चन। उसने बोला है कि क्लॉक को CKLOC लिखा जाता है। क्या? CKLOC लिखा जाता है। क्लॉक को कोडिंग भाषा में ये लिखा जाता है। तो आंसर बाप को बताना है, तो बताइए ब्लैक को क्या लिखाया जाएगा? ब्लैक को क्या लिखा जाएगा? BLACK को क्या लिखा जाएगा? तो अब भाई मेरे आपको पता है, इसमें ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से ध्यान लिखना पड़ेगा। उसने बोला क्लॉक को ये लिखा जाता है, तो बताओ ब्लैक को क्या लिखा जाएगा? तो आप जरा ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। तो देखो आपको दिख रहा होगा भाई मेरे, इस C को यहाँ लेके आए, इस K को यहाँ लेके आए, ठीक है, और फिर इस L को यहाँ लेके आए, O को यहाँ लेके आए, और इस C को सबसे लास्ट में पहुँचा दिया है। तो ऐसे जस्ट हम क्या करेंगे कि इस C को यहाँ लेके आएंगे, इस K को यहाँ लेके आएंगे, फिर इस L को यहाँ लेके आएंगे, A को यहाँ लेके आएंगे और B को लास्ट में पहुँचाएंगे। तो रखो भाई, C यहाँ आएगा, K यहाँ आएगा, ठीक है, और ये L यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा और B सबसे लास्ट में पहुँचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CKLAB। ठीक है, इसका आंसर CKLAB होगा। जो ये ऑप्शन होगा वो इसी पे टिक करना है। ये कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, जब अब हम चैनल पे लेके आने वाले रीजन बहुत जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो वहाँ मैं पहला चैप्टर ये कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करवाऊंगा। हो सकता है मैं पढ़ाऊँ या कोई दूसरे सर पढ़ाएं, लेकिन रीजनिंग आपको जबरदस्त तरीके से कराएंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबिलिटी होगी, हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन, शायद रीजनिंग का क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। तो मैं पहले ये साफ करता हूँ, फिर मैं रीजनिंग का अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखो ये भी भाई मान लो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से ही है। क्वेश्चन आपका ये है, अगर हम टेम्पल को
टेम्पल जानते हो, मंदिर, TEMPLE, टेम्पल है ना, मंदिर तो जाते होगे ना। तो टेम्पल को इसमें UGPTQK, UGPTQK लिखा जाता है। टेम्पल को ये चीज़ लिखी जाती है। तो बताना है आपको संडे को क्या लिखाया जाएगा, संडे को क्या लिखाया जाएगा, संडे को क्या लिखा जाएगा। तो देखो वही यूनिट, तो आप देख रहे हो T20 E5 M मेरा तेरा, M मेरा तेरा L, लॉन को देख के सबके चेहरे पे 12 बज जाते हैं। E5 ठीक है, युग्मी 21 G7 और 16 साल का प्रिंस है। T20 है, क्वीन है वो 17 साल की है। K 12 है, जम्मू कश्मीर डेली 10-11 लोग मरते हैं ना, तो K 11 है, 12 नहीं है। 12 पे तो लॉन को देखो सबके चेहरे 12 बज जाते हैं। तो जरा देखना कितने का है, +1, 5 से क्या हो रहा है 7 +2, यहाँ +1, मेरा 13 से कितना हो रहा है 16 +3, फिर क्या हो रहा है 12 से कितना हो रहा है, कहाँ पहुँच गए हम, UGPTQK ठीक है, TEML, L 12 से कितना हो रहा है 12 से 20 हो रहा है, कितना +8, E5 है, E कितना है 5, और 5 से ये कितना हो रहा है 11, यानी +6। तो ऐसा सेम टू सेम यहाँ करेंगे। तो देखो ना संडे कितना होता है, आप कहोगे संडे 19 होता है, ये 1 होता है, ये 14 होता है, ये 4 होता है, ये 1 होता है, ये आपका 25 होता है। 19 में +1 जोड़ना है तो 20 पे क्या आता है T आएगा, ठीक है। एक पे 1 में 2 जोड़ना है, 3 पे आता है C। 14 में कितने 3 जोड़ने हैं, 14 3 17 पे आपका प्रिंस होता है P। 4 में कितने जोड़ने हैं 8 से 12 पे आपका L होता है, ठीक है। और फिर क्या A में कितना जोड़ना है, चौथे नंबर पे इसमें क्या था 1 2 3, चौथा ये था 8 जोड़ना था, 8 आ गया। पांचवा क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, अरे यार क्वेश्चन मिस्टेक कर दी है, तभी गलत हो रहा है। मेरे को गलत का हुआ, क्वेश्चन मिस्टेक कर दी भाई, क्वेश्चन मिस्टेक कर दी है ना, नोट करने में थोड़ा डिफरेंट हो गया। चलो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला देखिए 4 8 12 12 24 36, ये तो करा दिया ना, अभी नहीं कराया, इसको देखो पहले। देखो क्वेश्चन ये है आपका 4, 8, 12, 24, 36, ये क्वेश्चन है। तो बताइए अगले टर्म क्या आएगा, इस जगह क्या टर्म आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। तो भाई मेरी जरा देखना, ये 4 8 12 24 36, तो इसमें कौन सा आएगा। तो आप देख रहे होगे कि इनमें बताना कितने का डिफरेंस है, इनमें कितने का डिफरेंस है। आप कहोगे दोनों में 4 4 का डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है। इनमें कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे 12 का डिफरेंस है। तो बताओ इसमें जो यहाँ पर टर्म मारा होगा उसमें कितने का डिफरेंस होगा 12। देखना 4 में अगर मैं 4 ये जोड़ूंगा +4 हो रहा है तो 8 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है 8 से 12 हो रहा है। ऐसे 24 में 12 जोड़ोगे तो 36 आएगा, 36 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 48, कितना आएगा 48, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अरे एक तो ये लॉजिक है, ये मैंने बनाया, ठीक है। अगला लॉजिक एक और है, वो भी मैंने बनाया। आप क्या करोगे 4 दूनी 8, अब 8 दूनी तो 12 ही नहीं होती। आप क्या करोगे 8 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ गया 4, उस 4 को इसमें जोड़ दो, 8 और 4 12, ठीक है। ऐसे 12 दूनी 24, 2 का गुणा हो रहा है। फिर आप क्या करोगे 24 में 2 का भाग लगाओगे, 24 में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा 12, इस 12 को 24 में जोड़ दो तो कितना आएगा 36, इस 36 दूनी 72। तो ये 2 तरीके हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन पे। अगर 48 ऑप्शन दिया तो ये हो जाएगा, और 72 ऑप्शन दिया तो ये हो जाएगा। ये सीरीज के क्वेश्चन है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑप्शन पे होते हैं। अब पता नहीं एग्जाम में कौन से ऑप्शन आए तो उनको याद भी नहीं है। तो दोनों तरीके मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता दी हैं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक और है क्या। हाँ ये क्वेश्चन मस्त है, जरा देखना भाई मेरे, ये भी ऑप्शन पर डिपेंड है। तो अगर ऑप्शन दिए तो बहुत इजी और बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, ध्यान से करना भाई मेरे। AFMG, AFM एंड G, अगला है CHOI, अगला है EJQR, अगला है GLSS। तो पूछ रहा आगे बताओ क्या आएगा, ठीक है भाई मेरे। जैसे अभी वो 12 36 वाला किया था कि सीरीज दी थी, तो बताओ आगे क्या आएगा। ऐसी कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज दी गई है, ये तो बताओ आगे क्या आएगा। तो आप जरा देख रहे होगे ये A आपका 1 नंबर पे होता है, F 6 पे होता है, M 14 पे होता है, G 7 पे होता है, ठीक है। C आपका 3 है, H आपका 8 है, O आपका 15 है, I आपका 9 पे है, ठीक है।
E5 J10 Q17 R18, ठीक है। बस इतना लिख दिया। ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आपको शायद ये याद ना हो इसलिए लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जरा देखना भाई मेरे ध्यान से कि हाँ 1 से 3 हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 से 3, यानी 2 जोड़ा। और जरा यहाँ भी देखना, C से 3 से 5 हो रहा है, इसमें भी 2 जुड़ रहा है। ऐसे 5 से कितना होगा? ये 7, ये 12, ये 19 और ये 19, ठीक है। इसमें भी कितना हो रहा है? प्लस 2 हो रहा है। देखो 5 से 7 हो रहा है, तो अगला जो टर्म आ रहा है इसमें भी 2 जुड़ जाएगा, यानी जी में 2 अगर जोड़ोगे, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। 9 पे क्या होता है? आई, ठीक है, पहला अक्षर आ गया। और देखो F6 में कितना जुड़ रहा है? +2 जुड़ रहा है, +2 जुड़ रहा है, +2 जुड़ रहा है। तो L पे 12 में 2 जोड़ देंगे 14 पे क्या होता है? N, क्या होता है? N, ठीक है। तो इतना ही देख के आप ऑप्शन टिक कर दो अगर ऑप्शन दिए होंगे, पर हमें ऑप्शन नहीं दी तो हम क्या करें? कोई टेंशन नहीं, सब में 2 जुड़ रहा है, 2 जोड़ दो यार, है ना। चलो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। M 14 है, 14 से कितना हो रहा है? 15, इसमें 1 जुड़ रहा है, ठीक है। 15 से कितना हो रहा है? 17, इसमें 2 जुड़ रहा है, ये तो रिलेशन नहीं बन रहा। 17 से 19 हो रहा है, तो 2 जुड़ रहा है, ठीक है, 2 जुड़ रहा है। तो इसमें यहाँ कुछ गलती है, फिर तो यहाँ O नहीं आना चाहिए, यहाँ पे P होना चाहिए, है ना। P 16 हो जाएगा, 2 जुड़ रहा है, नहीं O ही आएगा, O ही है, ठीक है। 15, 2 जुड़ रहा है। तो इसमें अब ये ऑप्शन में डिपेंड करता है ना, ऑप्शन में डिपेंड करता है। ऑप्शन दिया तो बहुत अच्छे से कर सकते थे। तो सब में 2 जोड़े, मैं भी 2 जोड़ देता हूँ। कितना जोड़ देता हूँ? 2। 19 में 2 जोड़ोगे 21, क्या आ जाएगा? 21 पे क्या आता है? U। ऐसे 7 में कितना जोड़ रहा है? 2 जोड़ रहा है, 9 हो गया। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 18, फिर 19। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है भाई। ये 2 अक्षर देख के तुरंत ऑप्शन टिक कर दोगे, ठीक है। ये देखो, ये अगर ऑप्शन देंगे तो बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन और अब जीएस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन जीएस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। देखो भाई, पता हम क्वेश्चन कहाँ गलत कर रहे थे? M का 14 नहीं 13 होता है। कितना होता है? मेरा 13। देख लो लिखने से कितनी गलती होगी, है ना। 13 से कितना हो रहा है? 15 +2 हो रहा है। 15 से 17 +2 हो रहा है। 17 से 19 +2 हो रहा है। तो 19 से कितना हो जाएगा? 21, U आ रहा है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। ऐसे इन सब में देखो 2 जुड़ जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, ठीक है। इसमें क्या है? 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी U आएगा, ठीक है, INUU। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था संडे वाला, TEMPLE। ये देखो TEMPLE, यही है ना, TEMPLE। इसे हम लिख रहे थे UGPTQ। इसको ये लिखा जाएगा। तो उसने पूछा था संडे को क्या लिखा जाएगा, संडे को क्या दूसरा नाम दिया जाएगा, है ना। अगर टेम्पल का दूसरा नाम ये है तो संडे का दूसरा नाम क्या होगा? ऐसे देखो, तो जरा देखना, कितने नंबर होता है? 20, 5, 13, 16, 12 और 5। ये चीज़ आपको याद होगी, है ना। ये 21, ये 7 और ये 16, ये 20, ये 17 और ये 10। तो जरा देखना, 20 से 21 हुआ +1 हुआ, 5 से 7 हुआ +2 हुआ, 13 से 16 हुआ +3 हुआ, यानी एक एक जुड़ता जा रहा है ना। ऐसे देखो 16 से 20 4 जुड़ रहा है, 12 से 17 5 जुड़ रहा है, 5 से 10 5 जुड़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, संडे में एस होता है आपका 19 पे, तो बताओ 20 पे क्या आएगा? 20 पे आपको होता है T, एक जुड़ गया। U होता है आपका 21 पे, 21 में दूसरे नंबर कितना जोड़ा है? 2, तो 21 में 2 जोड़ोगे 30, 30 पे आपका होता है W, ठीक है। N 14, 14 में 3 जोड़ोगे 17, 17 पे होता है आपका Q, ठीक है। D में 4 जोड़ोगे तो D 4 पे होता है, 4 जोड़ोगे 4 दूनी 8, H होता है, क्या होता है? H होता है। इतने ऑप्शन टिक कर दोगे, पर मैं पूरा करा रहा हूँ आपको। एक पे होता है, 1 में 5 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 पे 6, ठीक है, 6 तक जा रहा ना, 1 2 3 4 5 6। तो फिर यहाँ 5 A में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा F, ठीक है। अब 22 होता है 25 पे, अब 25 में आप 6 जोड़ोगे तो आपको ये तो लौट के आ जा। देखो भाई मेरे 22 25 होता है, 25 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो गया, 31। अब ये देखो 25 तक 25 टोटल जो होते हैं अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं।
अब 26 के बाद जो काउंट होगी वो दोबारा से स्टार्टिंग हो जाएगी। तो 26 31 में 26 हटाने कितना बचेगा, आप बोलोगे 5, 5 पे क्या आता है ई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा UGPTQAE। अब मैं आपको जीएस के क्वेश्चन लगाता हूँ, ठीक है, एक ही बार में लिख दे रहा हूँ और उससे एक ही बार में सॉल्व करा दूंगा। देखो जीएस के क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिए सारे क्वेश्चन हैं, तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं ना। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका ये आया था कि नेपाल की राजधानी क्या है। हमारा पड़ोसी नेपाल है, भारत से कटा है, सबको पता है कि राजधानी क्या है। नेपाल की जो राजधानी है भाई मेरे काठमांडू है। क्या है, काठमांडू, सबको पता होगा यार, है ना। और थोड़ी सी अगर आप पढ़ते हो जीएस तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और जो अभी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो है खड़ग प्रसाद। कौन है, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। क्योंकि हो सकता है अगले शिफ्ट में यही पूछ ले, राजधानी ना पूछे, क्यों। तो हर एक पेपर में एक राजधानी पूछी जाती है, एक राजधानी पूछी जाती है, मुद्रा पूछी जाती है, मतलब कौन से देश की क्या मुद्रा है। और एक क्वेश्चन ये वाला आपको स्पोर्ट्स से आना है कि कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है, या कोई प्लेयर कौन से खेल से संबंधित है। ऐसा एक क्वेश्चन 100% मिलता है। और एक करंट का, देखो ये करंट का क्वेश्चन 2022 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे। देखो कॉमनवेल्थ गेम को जो हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल, क्या बोलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल हिंदी में। तो किसी भी नाम से पूछ सकता है, या तो कॉमनवेल्थ बोलेगा या राष्ट्रमंडल। तो 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो आपके इंग्लैंड में खेले जाएंगे। कहाँ क्या होंगे, इंग्लैंड में। बॉक्सिंग, मैरी कॉम जानते होगे, ये इंग्लैंड की बर्मिंघम इस शहर में होंगे, ठीक है। साक्षरता दिवस जो आपका ऐसे हो आया था, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। साक्षरता दिवस भाई मेरे आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 8 सितंबर। देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ साक्षरता क्या होती है। देखो साक्षर, अगर कोई व्यक्ति, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा है ना, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख लेता है, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख लेता है और पढ़ लेता है, तो उस व्यक्ति को अपने देश में एक साक्षर व्यक्ति माना जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे अपने देश में ये कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, तो वो एक साक्षर व्यक्ति है। और दूसरे देश में कुछ और कंडीशन होगी, है ना। तो अपने देश में जो टोटल जो आपकी साक्षर जनसंख्या है, जो आपकी जितनी जनसंख्या है, उसमें जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो लगभग 82% है। कितने, 82% है, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है कि टोटल इतने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो साक्षर राज्य है केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं केरल में। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ आपकी साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है इंडिया में, और सबसे ज़्यादा केरल में, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, विश्व में, संसार में सबसे कम अगर साक्षरता है तो इंडिया में ही है। सबसे कम पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है सबसे कम साक्षर है वो इंडिया में, ठीक है। इसमें देखो जो आपकी महिला है, महिला, तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या का 65% ही महिला पढ़ी लिखी हैं। केवल 65% महिलाएं जो हैं साक्षर हैं, और अन्यथा सभी असाक्षर हैं, ठीक है। और पुरुष की बोले तो फीमेल, महिला, फीमेल, पुरुष, मेल, ये 82% साक्षर हैं, ठीक है। मैं साक्षरता के बारे में जितना होता हाँ सबको पता है। देखो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, सबको पता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब कहाँ थे, कांग्रेस में ही थे। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी भाई 1885 में हुई थी, 1885 में। और ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुई थी। क्या हुई थी, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है। ये भाई जो क्रिकेट देखता होगा उस सबको मालूम होगा। देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित। तो देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है भाई मेरे, क्रिकेट से, है ना। अगला क्वेश्चन आपको देख रहे होगे, जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली की सबसे बड़ी, दिल्ली छोड़ो, इंडिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो कौन सी मस्जिद है, जामा मस्जिद। जब ईद होती है ना, ईद, तो चांद सबसे पहले यहीं देखा जाता है। जैसे बादल मतलब ज़्यादा बारिश का मौसम में चांद नहीं दिखता, तो यहाँ दूरदर्शी होती है, उससे चंद्रमा देखा जाता है, जिससे सभी लोग ईद मनाते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। यही पूछा गया था कि जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। इसमें हर एक क्वेश्चन वो है जो पेपर में आया हुआ है, मैंने एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया, ध्यान रखना। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो लोग पेपर दे के आए वो सब, उन सब ने मिलकर ये क्वेश्चन भेजे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो एलजी हैं, आपको एलजी क्या होता है, देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले क्या होता था, पहले राज्यपाल होते, लेकिन अब राज्यपाल नहीं, अब उपराज्यपाल होते हैं। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के जो एलजी हैं वो कौन है भाई, मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा, जो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद बने। नाम भी तो ऐसे हैं, बोलने में दिक्कत होती है। गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद जो बने हैं वो कौन है, मनोज सिन्हा।
पलायन वेग क्या होता है, देखो मैं आपको ये बताता हूँ पलायन वेग होता क्या है। अगर हम ये मार्कर में इतनी वेग यानी इतनी स्पीड से फेंकूं कि पृथ्वी पे द्वारा इस धरती पे वापस लौटे ही ना, पलायन कर जाए, यानी किसी चीज को इतनी स्पीड से फेंका जाए कि वो कभी लौट कर धरती पर ना आए, उस स्पीड को, उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। अब उसने पूछा, ये नहीं पूछा कि पलायन वेग होता क्या, उसने ये पूछा पलायन वेग का मान कितना होता है। पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर, ठीक है, प्रति सेकंड। यानी हम बोल सकते हैं इसको कि एक सेकंड में ये 11.2 किलोमीटर यानी 11 किलोमीटर और 200 मीटर की स्पीड से अगर फेंका जाए एक सेकंड में, इतनी स्पीड क्रॉस करे तो ये कभी भी धरती पर वापस नहीं आएगा, ठीक है। अगले में गति के नियम किसने लिख दिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है। गति के नियम सभी जानते हो, गति के आप पता भौतिकी का आधुनिक पिता किसे माना जाता है, फिजिक्स का जो प्राचीन जो है साइंटिस्ट, जो प्राचीन फिजिक्स का जिसने मतलब फिजिक्स का सब कुछ माना जाता, किसे माना जाता है, न्यूटन को। तो ये न्यूटन के नियम दे दे, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप 11वीं क्लास कर चुके हैं तो आप जरूर आपको याद होगा कि देखो न्यूटन के 3 गति के नियम थे। पहला नियम था अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि इस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम ये था कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। फॉर्मूला होता था F बराबर m इंटू में डेल्टा V बटे डेल्टा T, याद होगा ये F बराबर m ए बनता है यहाँ से निगमन करके, है ना। तीसरा नियम ये है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, जैसे हम न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, और पहले नियम को न्यूटन का जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 नियम थे। तो यही पूछा कि गति के नियम किसने दिए, न्यूटन ने दिए। मैंने आपको तीनों नियम बता दिए। एग्जाम्पल भी देख देता हूँ, जैसे मान लो कार चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो अगर आपने एक्सीलेटर दबाया तो ऐसी ये कार या मोटरसाइकिल ऐसी चलती रहेगी जब तक कि आप उस पर ब्रेक नहीं मारोगे। आपने ब्रेक लगाई, मतलब कुछ तो ताकत लगाई इस पर, इसलिए वो रुक गई, नहीं तो ऐसी चलती चली जाती, ठीक है। और पास्कल का नियम किससे संबंधित है भैया, मेरे दाब से। किससे, दाब से। आपने कभी मोटरसाइकिल चलाई डिस्क ब्रेक वाली, कौन सी डिस्क ब्रेक वाली, तो जब जो डिस्क ब्रेक होती है ना, उसका जो ऐसे डोरी जाती है, और सभी ब्रेकों में तार लगा होता है। क्या लगा होता, सबकी ब्रेकों में तार होता है, लेकिन डिस्क ब्रेक में कभी तार नहीं होता। क्या नहीं होता, तार। उसमें एक लिक्विड भरा होता है, एक तेल टाइप का कुछ भरा होता है, जिससे हम जैसे ब्रेक दबाते हैं तो उस पर क्या लगता है, दाब लगता है, जिससे वो ब्रेक ऊपर की ओर खींचने और ब्रेक लग जाती है। उसमें कोई तार नहीं होता। वो किसके नियम के किस नियम पर काम करता है, पास्कल के नियम पर। तो पास्कल का नियम किससे संबंधित है, दाब से, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और मैं कल की जो आज की शिफ्ट की जितनी भी एग्जाम होंगे वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। तो बस देखते रहना।